आप तमाम नाज़रीन हाज़रीन व सामीन का खैर मकदम है आपका अपने यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मानू मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2019 में जो आपके बीएड के पेपर्स हुए थे उसके जनरल सेक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक एक पार्ट हो चुका है इसका, जिसमें हम 20 क्वेश्चंस को ज़िक्र कर चुके हैं। तो पहला पार्ट अगर नहीं देखें तो उसे आप देखिए, जिसमें हम जनरल नॉलेज और आम उर्दू के सेक्शन को हल कर चुके हैं। आज हम जो हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, वो हमारा होगा जनरल इंग्लिश यानी आम अंग्रेज़ी और टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो ये दो पोर्शंस को आज हम कवर करेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चंस टोटल होंगे। तो आप लोग कंसंट्रेट करके देखिए। प्रीवियस ईयर का पेपर है, देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। कुछ लोगों को तो अंदाज़ा नहीं हो पाता कि हम पढ़ें से तो कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। सीटेट का मानू का जो एंट्रेंस पैटर्न है काफ़ी लंबा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको देखने के बाद पूरा आइडिया हो जाएगा कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 21 से। और आप लोग कोशिश कीजिए कि मॉडल टेस्ट के पेपर के तौर पे इसे आप करने की कोशिश कीजिए। आप लोग भी अपने आंसर्स करने की कोशिश कीजिए और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आउट ऑफ 20 आपके कितने करेक्ट हुए हैं। 20 में से आप कितने सही आंसर कर ले रहे हैं। अगर अच्छा परफॉर्मेंस जा रहा है तो गोया कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, क्योंकि ये एज इट इज़ आपका पेपर है जिस तरह की आपकी एंट्रेंस में आया हुआ था। तो ये अगर आप हल कर ले रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। मैन इज़ डैश मॉर्टल, तो क्या होगा? फिल इन द ब्लैंक्स में आ लगेगा, एन लगेगा, दा लगाया, नो आर्टिकल। कौन ये आर्टिकल लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर लगेगा तो कौन सा लगेगा, आपको ये बताना है। दोस्तों मैं बता दूं पहले, ये सेंटेंस जो है, सेंटेंस आपके कई तरह के होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका सेंटेंस है इसे बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ। ऐसा सेंटेंस जो हकीकत पर मबनी हो, एक ऐसा वाक्य जो मतलब सच्चाई पे निर्भर हो। ठीक है, सच्ची घटना पे निर्भर हो, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। ये मैन इज़ मॉर्टल, तो इंसान जो है फ़ानी है, यानी हर किसी को मरना है। तो इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता। ये ऑथेंटिक है ना। ये अगर आप इसको किसी सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं या फिर आप इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कर रहे हैं तो एज इट इज़ ये रहता है, बदलता नहीं है कभी भी। तो इसमें नो आर्टिकल का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए एन और दा दिया गया आर्टिकल फिल करने के लिए, लेकिन कोई सा आर्टिकल यहाँ पे नहीं रहता है। और मालूम में ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और मेरा जो सेट चल रहा है टोटल में, वो 8 सेट को हम हल कर चुके हैं। आज तक हम 8 सेट को हल कर चुके हैं मानू एंट्रेंस टेस्ट क्वेश्चंस के नाम से। इसे नहीं देखें तो आप ज़रूर जाके देखिए मेरे चैनल पे, या डायरेक्टली आप गूगल पे सर्च कर दीजिए मानू एंट्रेंस टेस्ट क्वेश्चंस सेट 1 2 3 4 5, या आप यूट्यूब पे भी सर्च करके इसे देख सकते हैं। काफ़ी मैं इसी पैटर्न पे क्वेश्चन सेट किया हूँ, तो उसे भी देखिए, अंदाज़ा लगेगा कि मानू में कैसे क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड नंबर देखते हैं, यानी 22 नंबर सवाल। सम रैंक होल्डर्स वांट टू डैश मेडिसिन, कुछ रैंक होल्डर मेडिसिन चाहते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स पे आपका क्या आएगा? टेक आउट है, टेक अप है, टेक इन है, टेक ऑफ है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी क्या आप फिल करेंगे यहाँ डैश की जगह पे? तो सम रैंक होल्डर्स मतलब जो अच्छे रैंक होल्डर्स हैं, जो जिनका ओहदा अच्छा है, वो लोग क्या चाहते हैं? मेडिसिन लेना, दवाइयाँ लेना चाहते हैं। तो क्या होगा? टू के बाद क्या होगा? टेकअप होगा, लेने के माने कि टेक ऑफ होगा, लेने के माने में कि टेक इन होगा, लेने के माने में कि या टेक आउट होगा। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि लेने के माने में आपको पैदा हो। दोस्तों इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं, मैं इसको बता चुका हूँ कि ये फ्रेज वर्ब है। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस करा दिया हूँ अपने मॉडल टेस्ट पेपर में, वहाँ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि ये कैसे वर्ड्स बनते हैं। तो 22 का क्या करेक्ट आंसर होगा? 22 का बिल्कुल आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेकअप। ठीक है, सम रैंक होल्डर्स वांट टू टेक अप मेडिसिन, कुछ रैंक होल्डर्स हैं जो मेडिसिन लेना चाहते हैं, दवाइयाँ कह सकते हैं, ड्रग्स कह सकते हैं, कि लेना चाहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर में कहा जा रहा है, अ बुक रिटन बाय अ पर्सन अबाउट हिज ओन लाइफ, एक किताब जिसको इंसान खुद लिखा हो अपनी बारे में। ठीक है, ये एक तरह का डिफिनेशन है। अब इसका मतलब मुख्तसर में क्या कह सकते हैं हम? ठीक है, इसको हम मुख्तसर में क्या कह देंगे कि अगर कोई पूछे कि भाई ये एक आदमी है और वो खुद अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में एक किताब लिखा, तो उसे एक लफ्ज़ में हम क्या बोलेंगे? ये सवाल आपका है कि उसे हम क्या बोलेंगे? बायोग्राफी बोलेंगे, ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे, बायोडाटा बोलेंगे, या प्रोफाइल बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे उसे? बायोग्राफी जो होता है
ये सवानह किसी का लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सवानह निगारी जो होती है इंसान खुद नहीं लिखता है, बल्कि कुछ दूसरे लोग लिखते हैं किसी के बारे में, तो उसे बोलते हैं बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है कि इंसान खुद के बारे में लिखता है, सेल्फ मतलब लाइफ को कंपोज करता हो, तो ऑटोबायोग्राफी होता है, ठीक है। तो ये बायोडेटा अपने बारे में कुछ डेटा देना, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, प्रोफाइल भी अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, लेकिन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी। और ये सवाल ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी दे देगा, ठीक है। उसके बाद दे देगा अ बुक रिटन बाय ए पर्सन अबाउट हिज ओन लाइफ। फिर ऑप्शन सेकंड में दे देगा अ बुक इज़ रिटन बाय एन अदर पर्सन अबाउट द सेल्फ अबाउट द अदर पर्सन। इस तरह करके पूछ लेगा कि ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या हुआ। तो डायरेक्ट ये अगर पूछे कि ऑटोबायोग्राफी क्या है तो अ बुक रिटन बाय अ पर्सन अबाउट हिज लाइफ, या पूछे कि अ बुक रिटन बाय अ पर्सन अबाउट हिज लाइफ, तो क्या आंसर होगा ऑटोबायोग्राफी। किसी तरह पे पूछे सवाल, क्या आंसर आपको ऐसे ही करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना है। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर, बिल्डिंग इन विच ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक्स कल्चरल एंड साइंटिफिक इंटरेस्ट आर केप्ट। ये एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे फ़नकारी की चीज़ें, तहज़ीब व सकाफ़त की चीज़ें, साइंटिफिक इंटरेस्ट मतलब साइंसी अशिया की चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हों। तो ये चीज़ें कहाँ रखी हुई मिलती हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी कि मसनूई चीज़ें हों, तहज़ीब व सकाफ़त की चीज़ें हों, या फिर साइंटिफिक अशियाएँ हों। तो ये चीज़ें कहाँ रखी हुई मिलेंगी आपको, ऑब्ज़र्वेटरी में या म्यूज़ियम में या आर्चिव में या रेलिस में। कहाँ पे ये चीज़ें मिलेंगी, देखिए रेलिस है, ये सारे वर्ड्स एक तरह के हम बताएं, पहले मीनिंग बता दें इसको। ऑब्ज़र्वेटरी एक तरह के कह सकते हैं निगरानी में किसी चीज़ को रखना। म्यूज़ियम यहाँ बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। म्यूज़ियम जहाँ पे मतलब हर कदीम चीज़ें, हर अनोखी चीज़ें और हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक़ माजी से हो, जिसका ताल्लुक़ किसी हिस्ट्री से हो, जिसका तारीख़ से हो, इतिहास से हो, और लोग उसके देखने के इच्छुक हो, अनोखा हो, अजीब हो, वो म्यूज़ियम में चीज़ें रखी जाती हैं। और यही वो कह रहा है कि मतलब वो आपके फ़नकारी हो, सनाअतकारी हो, साइंटिफिक अशिया हो, तो ये सारी चीज़ें आपको म्यूज़ियम में मिलेंगी। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। आर्चिव कहते हैं किसी चीज़ को महफूज करना, रिलिस कहते हैं कि कदीम अशिया, ठीक है। अवशेष जिसको बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, अवशेष। ये आप लोग इसको अवशेष बोलते हैं हिंदी में, और कदीम अशिया बोल देंगे उर्दू में, और रिलिस बोल देंगे इंग्लिश में। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे आप टर्म्स के साथ, और कोशिश कीजिए कि इन मुफरदात को भी आप समझ जाएं। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन हल कर ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि इनफ है, इनफ नहीं है ये। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर, डैश इज़ पॉलीसिलेबिक वर्ड, ठीक है। तो डैश की जगह क्या आएगा, चाइल्ड आएगा, कैप्टन आएगा, एडवेंचर आएगा, या अल्टरनेटिव आएगा। चाइल्ड इज़ अगर मतलब यहाँ फिट, जब सबसे पहले आपको ये मीनिंग समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेंगे तो आप कोई सा भी फिल करेंगे, आप मतलब कंफर्म होकर फिल नहीं कर पाएंगे। तो ये जो होता है पॉलीसिलेबिक होता है, ये एक तरह का कह सकते हैं मुतबादिल, ठीक है। मुतबादिल मतलब एक्सचेंज करके, या जिस तरह आप कोई फॉर्म डालते हैं तो एक होता है कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, फिर सेकंड कॉलम में रहता है कि अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। यानी एक हो गया उसके बाद एक और जो उसी पे काम कर सके, उसी मकसद के लिए वो भी लिया जाता है। तो यहाँ पे पॉलीसिलेबिक जो है वो अल्टरनेट के माने में होता है, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडवेंचर दिलचस्पी से ताल्लुक़ रखता है। कैप्टन जो होता है अब वो किसी खेल का कैप्टन होता है, कप्तान होता है, रहनुमा होता है। तो ये यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 26 नंबर देखते हैं, सैल्यूटेशन फॉर द कमर्शियल लेटर्स विल बी। कोई कमर्शियल लेटर्स या कह सकते हैं कि फॉर्मल लेटर आप लिख रहे हैं, किसी ऑफिस में लिख रहे हैं, ठीक है, या किसी सरकारी इदारे को आप लिख रहे हैं, तो उसमें से ये जो आपके सैल्यूटिंग वर्ड्स हैं उसमें से कौन सा एक लगेगा। सर है, माय डियर सर है, डियर सर है, रिस्पेक्टेड सर है, तो क्या लगेगा जो कमर्शियल लेटर, ऑफिशियल, फॉर्मल लेटर के लिए लिखा जाता है। 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जी बिल्कुल 26 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डियर लगाते हैं, डियर सर, डियर मैडम। तो ये एक तरह का आपका डियर सर, डियर मैडम करके लगाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर देखते हैं, चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। स्पेल वर्ड, सही स्पेलिंग वाले लफ्ज़ को मुंतखब करना है। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर।
27 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डायरेक्ट देख लेते हैं इसका। 27 का एंटरप्रेन्योर जो है ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटरप्रेन्योर होता क्या है, एक तरह का होता है तर्जमानी करना किसी चीज़ की, ठीक है, तर्जमानी करना, कोई पैराग्राफ हो पैसों से उसके माना मतलब को बताना, उसको ट्रांसलेट करना इन टर्म्स कंडीशन में, तो ये आपका होता है एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर, द सिनोनिम ऑफ फ्यूटाइल इज़, एक वर्ड है फ्यूटाइल, इसका मुतरादिफ क्या होगा, पर्यायवाची क्या होगा, आपको ये बताना है। यूज़फुल है, रेयर है, यूज़लेस है या कॉस्टली है। यूज़फुल कहते हैं फ़ायदेमंद को, रेयर कहते हैं शाज़ व नादिर कभी कभार, या यूज़लेस कहते हैं बेकार को, कॉस्टली कहते हैं कीमती अशिया। फ्यूटाइल का पहले मतलब समझना पड़ेगा। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है, फ्यूटाइल कहते हैं ला हासिल को, जिसका कोई हासिल ना हो, जिससे आपको कोई एडवांटेज फ़ायदा ना हो, तो उसे हम बोलते हैं बेकार कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का सिनोनिम माना किस में पाया जाता है, अगर ला हासिल, बेकार, बेसूद इस तरह का माना है तो ये मीनिंग आपका पाया जाएगा यूजलेस में, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश का सेकेंड लास्ट, प्लूरल फॉर्म ऑफ सिलेबस, लफ्ज़ यानी सिलेबस का प्लूरल फॉर्म जो है बहुवचन कौन सा है, जमा इसमें कौन सा है, सिलेबसेस है, सिलेबी है, सिलेबस है या सिलेबल है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, ए बी सी डी में से क्या होगा। तो दोस्तों ये जो आपका टर्म्स है ये आपके दो मैचिंग करते हुए, मुतलक अगर देखते हैं तो दोनों ये सिलेबस के जमा इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, चाहे सिलेबस हो या सिलेबल। तो ये सिलेबस जो मैं बताना चाहूँगा सिलेबस है, जिस तरह आप एक मान लीजिए 10th क्लास में है तो 10th क्लास में जो किताबें चलती हैं साल भर, जो किताबें आपके यहाँ चलती हैं वो एक तरह का सिलेबस होता है, ठीक है। तो मतलब साल भर आप पढ़ेंगे, साल भर के बाद जब 10वीं क्लास को पास करके 11वीं क्लास में जाएंगी तो वो किताब आपकी निकल जाएगी, फिर आपको 11वीं क्लास की किताब दी जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो इससे बोलते हैं सिलेबसेस, ठीक है। तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबसेस होगा। और यहाँ पे सिलेबी जो है ये भी जमा ही के माने में लिया जाता है, लेकिन सिलेबी जो कहते हैं एक तरह का महदूद नहीं है, ठीक है, कि ये इतना ही दिन चलेगा इसके बाद बदल दिया जाएगा। तो मुनासिब यही है कि इसको लिया जाए, इसलिए कि इसके लिए कोई पीरियड मुतय्यन नहीं है। जिस तरह कि आप अपने लाइफ का एक सिलेबस बना लीजिए, ऐसा थोड़ी है कि आप साल भर के बाद उस सिलेबस को चेंज कर देंगे, आप पूरी लाइफ हो आपकी चलती रहेगी। तो बेहतर है कि ऑप्शन 2 यहाँ पे माना जाए। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे 29 का सही होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, चूज़ द करेक्ट पैसिव सेंटेंस। तो पैसिव से भी रिलेटेड मैं अपने सेट में क्वेश्चन डाला हूँ, तो आप वहाँ देखें प्लीज़, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। पैसिव, एक्टिव, ठीक है, डायरेक्ट के भी सेंटेंस में डाला हूँ, और आपके डिग्रीज़ के क्वेश्चन हैं, आर्टिकल्स के क्वेश्चन हैं, तो वहाँ पे मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालता हूँ। इसी बेस पे मैं प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसको एनालिसिस करके वहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ कि इस तरह के कंटेंट्स आपको मिले। तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ देखने के बाद आपको 8 जो है आउट ऑफ 10 आपका आ ही जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 30 का पूछा जा रहा है कि इसमें से पैसिव सेंटेंस कौन सा है। ही वॉज प्रेस्ड बाय एवरीवन, ठीक है। पैसिव जो होता है ये एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। एक्टिव में क्या होता है कि जो फाइल होता है वो एकदम जाहिर होता है, करने वाला पता चलता है। पैसिव में जो होता है करने वाला पता नहीं चलता है। डिटेल देखना है तो प्लीज़ वो आप मेरे जो मैं सेट बना रहा हूँ उसमें जाके आप देख सकते हैं, वहाँ मैं कायदे समझाया हूँ। यहाँ पे मैं आंसर कर दे रहा हूँ, ही वॉज प्रेस्ड बाय एवरीवन, उसकी प्रशंसा हर किसी ने की, वो लोगों के ज़रिए तारीफ़ किया गया। कुछ इस तरह का तर्जमा होता है आपका पैसिव सेंटेंस में, जिसको कहते हैं जुमला मजहूल या मजहूल जुमला। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस तरह आपका ये इंग्लिश का सेक्शन मुकम्मल हुआ। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। तो ये बीएड के लिए या टीचर बनने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन माना जाता है, जो कि आपका ये सेक्शन हर किसी का, हर कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें आप तदरीस से मुतालिक हो, वहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चन तो आएंगे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। 31 का, मौलिम में दर्ज झेल में से किस बात का होना ज़रूरी है। मजमून पर अबूर, नफ्सियात की मालूमात, नए तदरीसी तरीक़ों से वाक़फ़ियत, मंदरजा बाला सभी। तो किस चीज़ों से वाकिफ़ होना एक टीचर के लिए ज़रूरी माना जाता है। तो बिल्कुल ये मंदरजा बाला सभी है। मजमून पर अबूर हासिल होना, एक्सपर्ट ऑफ द सब्जेक्ट होना, नफ्सियात की मालूमात होना, साइकोलॉजिस्ट होना, नए तदरीसी तारीख़ से वाक़फ़ियत होना, यानी नए मेथडोलॉजी को आप इम्प्लीमेंट कर सकें क्लास में, नए पढ़ाने के तरीके को क्लास में आप इम्प्लीमेंट कर सकें, जिससे बच्चों को आप पढ़ा सकें अच्छे तरीके से। तो ये सारे आपके मेथड्स होने चाहिए, तरीके होने चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर,
इक्वेशंस ऐसे हैं जो आपके 10 में 10 कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन सिर्फ है ध्यान से आप सुनिए। और इसमें ये करना होता है कि जो भी फैसला आपको करना है वो बच्चों के हक़ में करना है। अगर टीचर एज अ टीचर आपको सपोज किया जा रहा है तो आप ऐसा काम करें कि बच्चों का फैसला हो। बच्चा अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। कभी भी आप बच्चों के हक़ में निगेटिव थिंकिंग या डिसीज़न नहीं देंगे। जब कभी भी देंगे तो बच्चों के हक़ में देंगे, बच्चों के बारे में अच्छा सोचेंगे। एज अ टीचर आप बच्चों में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। आपसे गलती हो जाएगी तो उसे मानने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये अगर आपके जहन में खाका है तो 10 में से 10 आपका कहीं नहीं जाएगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले। इसी तरह के क्वेश्चन हर बार आते हैं और इसको भी मैं अपने मॉडल टेस्ट में दाखिल करूँगा। स्कूल में खेल कूद की सरगर्मियों में लगाए गए वक्त के बारे में एक मौलवी के तौर पर आप क्या सोचते हैं? वक्त की बर्बादी है, वक्त खेल कूद के बजाय मुफीद कामों में लगाया जाए, वक्त का सही इस्तेमाल है और खेल तलबा के लिए ज़रूरी है, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल जो स्कूल में खेल कूद की सरगर्मियों में लगाया जाता वक्त है वो काफ़ी ज़रूरी है। वक्त का सही इस्तेमाल है, खेल कूद तलबा के लिए ज़रूरी है। फ़िज़िकल एजुकेशन जो है इसीलिए दिया जाता है बच्चों को कि बच्चे अपना जो फिज़िकल मेंटेन रखें। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर देखते हैं। तलबा को स्कूल में मुनाकिद होने वाले बहस मुबाहिज़ा के मुकाबले में हिस्सा लेना चाहिए जिससे कि उनमें मंतकी तौर पर सोचने की सलाहियत पैदा हो सके, वो अपने वालिदैन और मौलिम को खुश कर सकें, वो एक दूसरे को शिकस्त दे सकें, स्कूल में दिए जाने वाले इनामात हासिल कर सकें। तो क्या होना चाहिए? जो स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, क्विज़ होते हैं या फिर और कोई एक्टिविटी होती है तो उसमें बच्चा क्यों पार्टिसिपेट करे? बच्चों को पार्टिसिपेट करना काफ़ी ज़रूरी है। इनमें मंतकी तौर पर सोचने की सलाहियत पैदा होती है, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होता है। ठीक है, सकारात्मक विचार बच्चों में जन्म लेता है। तो इस वजह से ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर। 34 में कहा जा रहा है अपने कमरे जमात के शर्मीले तालिब इल्म में ख़ुद एतमादी पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे? एज़ अ टीचर एक बच्चा आपके क्लास में है जो शाई है, काफ़ी शर्मीला है और वो सामने आने से डरता है, कुछ बोलने से डरता है, कुछ कहने से डरता है। तो एक टीचर की हैसियत से आप क्या करेंगे कि बच्चा अपनी माफ़ी ज़मीर को यानी अपनी बात को आपके सामने रख सके, बच्चों के सामने रख सके, बोल सके। ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे? उनको बोलने के लिए मजबूर करेंगे, उनको ऐसे उन्वानात पर बोलने के लिए मौका फ़राहम करेंगे कि वो जो जानते हैं उनके ना बोलने पर गुस्से का इजहार करेंगे, उसके लिए कोई ख़ास कोशिश नहीं करेंगे। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? तो आपको एज अ टीचर आपको एट एनी हाउ बच्चों को पढ़ाना ही है। तो देखेंगे आप ऑप्शन बी में ये बिल्कुल सूटेबल आइडिया है कि उनको ऐसे उन्वानात पर बोलने के मौके फ़राहम करेंगे जो वो जानते हैं। इसमें क्या हुआ, चाइल्ड सेंटर्ड पाया जा रहा है कि बच्चा जो कहना चाह रहा है उसे कहने के लिए दिया जाए। ऐसा नहीं कि हमने टॉपिक दे दिया है कि बच्चों तुम्हें जंगलात पे कुछ बोलना है तो बच्चा जंगलात पे नहीं बल्कि दोस्तों के बारे में बोलना चाहता है तो उसे बोलने का मौका दिया जाए। क्योंकि वो शाई है, वो तो वैसे ही नहीं बोल पाता है, लेकिन आप उसको अगर महदूद कर देंगे और उसको बाउंड कर देंगे कि नहीं इसी पे बोलना है तो और नहीं बोल पाएगा। इसी वजह से उसको फ्रीडम दे दी जाए, छूट दे दी जाए कि जिस पे चाहते हो बोलो, कम से कम बोलना सीखो। तो ये दिलचस्पी के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर देखते हैं। एक मौलिम के लिए सबसे अहम चैलेंज है। एक मौलिम के लिए सबसे अहम चैलेंज क्या है? कमरे जमात में नज़्म व ज़ब्त कायम करना, तलबा से घर का काम कराना, तदरीस व इक्तिसाब के अमल को दिलचस्प बनाना, इम्तिहान का पर्चा तैयार करना। तो बिल्कुल ये सी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तदरीस व इक्तिसाब के अमल को दिलचस्प बनाना। ठीक है, अधिगम को मतलब एक तरह इंजॉयमेंट बनाना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाना। ठीक है, इंजॉयबल बनाना ताकि बच्चे दिलचस्पी के साथ दिल लगा के पढ़ें और पढ़ाई करें। तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर। 36 में कहा जा रहा है तलबा में खेलों की तय दिलचस्पी पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे? तलबा में खेलों की तय दिलचस्पी पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे? तलबा को खेलों की अहमियत बताएंगे, स्कूल में मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद करेंगे, ख़ुद भी तलबा के साथ खेलेंगे, मदरजा बाला सभी। तो बिल्कुल ये सिर्फ बता देना या फिर तलबा को खेलों की अहमियत के बारे में बताना, स्कूल में मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद करवाना, ख़ुद तलबा के साथ खेलना, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो बच्चा एकदम अच्छे माहौल में सोचेगा कि हमारे सर भी तो खेल रहे हैं, खेलने का मौका भी मिल रहा है और बहुत सारे मतलब ये प्रोग्राम्स भी, एक्टिविटीज़ भी इससे रिलेटेड हो रही हैं। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा तलबा में खेलों की तय दिलचस्पी पैदा करने के लिए। तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर देखते हैं।
37 में कहा जा रहा आप मौलवी का पेशा अपनाना चाहते हैं, क्योंकि ये हर बार मानूम में एग्ज़ाम में आता है कि आप टीचर बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं। और ये आसान सवाल है, आप इसको ये समझ लीजिए आँख बंद करके, यही आपको मार देना। आई थिंक रिपीट आता है ये हर बार। यह एक आसान और कम मेहनत वाला पेशा है। मुझे तदरीसी पेशे में दिलचस्पी है। इस पेशे में बोलने की बहुत ज़्यादा मौक़े हैं। मौलवी की तनख्वाह में इजाफ़ा कर दिया गया है। तो ये हमेशा अगर आप मौलवी बनना चाहते हैं तो आपका आसानी वाला काम नहीं है। पेशे में ज़्यादा बोलना बकबकाने वाला काम नहीं है। मौलवी की तनख्वाह से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये टीचर जो होता है दिलचस्पी से काम करता है, लगन से काम करता है, ईमानदारी से काम करता है। तो वो ऑप्शन किस में पाया जा रहा है? मुझे तदरीसी पेशे में दिलचस्पी है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर। 38 में कहा जा रहा है अगर कोई तालिब इल्म आपकी कमरे जमात में गैर हाजिर रहता है तो बतौर मौलवी आप क्या करेंगे? तालिब इल्म को गैर हाज़िरी के लिए सज़ा देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तदरीस के लिए कुछ दिलचस्प तरीक़ों का इस्तेमाल करेंगे, वजूहात को जानने और उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शंस आप लोग भी देख के आंसर कर सकते हैं, इस पर गौर व फिक्र कर सकते हैं। और जो लोग बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग भी वीडियो को रोक कर भी आंसर कर सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कि आपके मानू की प्रिपरेशन बीएड की यहाँ से फुली होने वाली है। मॉडल टेस्ट के तौर पे क्विज़ चल रहा है, वहाँ से आप देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ भी आप ज्वाइन हो जाएंगे तो वहाँ भी मैं PDF का वीडियो का लिंक वहाँ प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? 38 का अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो आप उसके साथ कैसा रवैया करेंगे? सॉरी, गैर हाजिर रहता है तो एक मौलवी के तौर पे आप उसके साथ क्या करेंगे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये डी में अगर जाएंगे या वजूहात को जानने और उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे तो यही होगा। इस तरह यहाँ पे आप ऑप्शन 1 देखेंगे, तालिब इल्म को गैर हाज़िरी के लिए सज़ा देंगे, तो बिल्कुल नहीं, ये बच्चे के हक़ में ख़िलाफ़ है। ठीक है, और करना क्या है? बच्चों के हक़ में फ़ैसला करना, कुछ भी नहीं करेंगे, ये भी बच्चों के कैरियर से खेलना है। यानी बी में बच्चों के कैरियर से खेला जा रहा है। सी में कहा जा रहा है किस लिए गलत है कि तदरीस के लिए कुछ दिलचस्प तरीक़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें दिलचस्प तरीके आप इस्तेमाल कर ही के क्या करेंगे? पहले जब तक वजह नहीं जानेंगे उसके अंदर ख़राबी क्या है, जब तक डॉक्टर मर्ज़ को नहीं जानेगा तो ट्रीटमेंट कैसे करेगा? तो मर्ज़ को जानना, उसके अंदर क्या बीमारी है, उसको जानने के बाद उसके मुताबिक अगर इलाज किया जाए तो वो बीमारी दूर हो जाती है। तो इस वजह से ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर देखते हैं। कमरे जमात में तदरीस के दौरान आपसे कोई गलती हो जाती है तो दर्ज झेल में से आप क्या करेंगे? अपनी गलती को कबूल करेंगे, इस पर तवज्जो नहीं देंगे, उसे भूल जाएंगे, उनमें से कुछ नहीं करेंगे। तो क्या होगा अगर आपसे गलती हो जा रही है? तो बिल्कुल गलती किसी से भी हो सकती है, मतलब छोटा हो बड़ा हो। इन्नल इंसाना मुरक्कबुन अनिल ख़ताई वन निस्यान, कि इंसान से गलती होती है, इंसान ख़ताओं मतलब ख़ताओं से ख़ता इंसान ही से सरज़द वाक़ होती है, जानबूझ के कभी कर देता है या कभी अनजाने में हो जाती है। तो गलती जो होती है इंसान से होती है। अगर इंसान से गलती हो रही है तो उसे तस्लीम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर ही के साथ है, बल्कि किसी के साथ भी हो जाए, अगर उससे गलती है, पता चल रहा है कि हाँ ये मेरी गलती इसमें है, उसे मान लेना चाहिए। तो अपनी गलती कबूल कर लेना चाहिए। इसलिए कि स्कूल में क्लास में बच्चे ऐसे होते हैं कि कभी कभी आप पे गलत हो जाते हैं, तो उस टाइम बच्चों से कह दीजिए हाँ वो बात जो मुझसे हो गई थी वो बात गलत थी और वो सही इस तरह है। ठीक है, तो गलती मान लेने में कोई कबाहत नहीं है। तो इस वजह से 39 का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर देखते हैं, लास्ट होगा आज का। तालिब इल्म किसी सवाल का गलत जवाब देता है तो दर्ज झेल में से क्या करना चाहिए? उस पर गुस्सा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जवाब क्यों गलत है उसको वाज़ह करे। देखते हैं इसको। गलत जवाब बताने पर दूसरा सवाल पूछेंगे, किसी दूसरे तालिब इल्म से सही जवाब पूछेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, एक सूरत तो ये भी हो सकती थी कि अगर एक बच्चा गलत जवाब देता है और उसको पता ही नहीं है तो टीचर तो नहीं बताएगा, लेकिन फिर वही सवाल दूसरे बच्चों से करेगा कि अगर दूसरा बच्चा बता दे, ताकि वो खड़ा जो बच्चा है नहीं बता पाया वो भी सुन के सीख ले। लेकिन यहाँ पे जो इफ़ेक्टिव ऑप्शन होगा वो आपका ये होना चाहिए कि जो जवाब क्यों गलत है उसको वाज़ह करे। अगर टीचर सवाल पूछ रहा है, बच्चा जवाब बताने में गलती कर रहा है, तो टीचर पता करे, देखो ये जो तुम बता रहे हो ये गलत है, होना ऐसे चाहिए। तो एक तरह का उसके गलत होने की रीज़न को पता कर रहा है, फिर उसको लीड कर रहा है सही आंसर के जानिब। तो इस वजह से ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा। तो ये कुछ 40 क्वेश्चन थे और
प्रिपरेशन के लिए आप कंटिन्यू रहिए, चैनल से अपडेट रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए जो कोई भी इस मानू में प्रिपरेशन कर रहे हैं मानू के लिए, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़।